हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा उन्नत पे। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट बीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस हैं ना, आपका एनसीईआरटी बुक और इनके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किस पर आधारित है। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते, ये 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में 100% जो है पर जो सभी के सभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से जितने भी हम लोग क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं पर जो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करके स्पेशली आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसलिए संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए पर जो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए। उसके लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था ना। तो चलिए पर बच्चों क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पर बच्चों। और यहाँ पे चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, हमारा सदस्य बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पर बच्चों क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों को देंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ना प्यारे बच्चों। तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे। पर बच्चों ये प्लेटो और कांट ये कौन थे? पर बच्चों महान दार्शनिक थे, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पर बच्चों ये प्लेटो का संबंध जो है ना पर बच्चों किस देश से था, तो इसको आप याद रखिएगा पर बच्चों, इनका संबंध प्लेटो का संबंध यूनान देश से था। और आपको ये भी पता होना चाहिए पर बच्चों कांट जो है ना किस देश के दार्शनिक थे, तो ये जर्मनी देश के दार्शनिक थे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा दो क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर बच्चों। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, ये ना पूछा गया है। ये जो मैक्स मुलर जी है इसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा पर बच्चों? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना। और वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो मैक्स मुलर जी को कहा गया प्यारे बच्चों। और ये मैक्स मुलर जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। संपूर्ण विद्यार्थी देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है ना, पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अल्पज्ञ पिताजी को कहा गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों चौथा नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो विष के पाठ कहानी है ना बच्चों ये विष के दांत और अन्य कहानी से लिया गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विष के दांत कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो नलिन विलोचन शर्मा है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना पर जो किस राज्य में हुआ था। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है ना पर जो इसका कहने का मतलब ये होता है कि बाबा साहब किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है ना, याद रखिएगा। तो ये जो है ना पर जो आपको ये बताना है कि किस राज्य था, किस राज्य से था ना, ये ना पूछा गया है। तो ये जो है ना पर जो किस राज्य से था, तो मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश में किस गांव से था पर बच्चों? तो महू नामक जगह है, गांव का नाम है महू नामक, मध्य प्रदेश में यहीं पे इनका जन्म हुआ था पर बच्चों। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी को पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी पर बच्चों? तो सेन साहब की जो है पर जो 5 लड़कियां थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है पर बच्चों, और आपको ये भी पता होना चाहिए खोखा किसका बेटा था पेरोचो? तो खोखा जो है पेरोचो सेन साहब का बेटा था ना। खोखा किसका बेटा था पेरोचो? सेन साहब का बेटा था। इसे आपको याद होना चाहिए। और खोखा का दूसरा नाम क्या पेरोचो? तो काजू है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या पूछा गया आपको बताना है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में हिंदी हिंदी लिखते हैं पैरोचो। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पैरोचो मराठी और नेपाली की लिपि क्या है पैरोचो? तो यही देवनागरी लिपि, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए पैरोचो अगला प्रश्न आपको बताना है, देखिएगा कि टेक्सल, यहाँ पे जो टेक्सल शब्द है पैरोचो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों जहाँ सिक्के ढलते हैं,
जहाँ पे सिक्के क्या होते हैं बच्चों, ढलते हैं, यानी कि टेक्सोल का उपयोग यही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है, यानी कि किन की रचना है। पर बच्चों तो हु आर सुधराज जो है ना, ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और फिर बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। द अनटचेबल्स किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है ना। देखिए बच्चों, ये जो 10वां नंबर प्रश्न आपको बता रहे थे, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो पहले बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है। देखिएगा कि मराठी नेपाली और नेवाड़ी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, तो देवनागरी लिपि है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो डॉक्टर साहब मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो जिस भी प्रश्न का आपको आंसर याद है ना, तो मेरे आंसर देने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर बता दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, ये नाखूनों का बढ़ना जो है ना, ये पास वृत्ति का परिणाम है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। नाखून किसका प्रतीक होता है बच्चों, ये पास वृत्ति का यानी कि पशुता का प्रतीक होता है। बी वाला विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बाबू यहाँ पे आपको ये बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी प्यारे बच्चों, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये मदन किसका बेटा था, तो ये गिरधर लाल का बेटा था, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा संपूर्ण विद्यार्थी, यहाँ पे आपको ये बताना है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है ना बच्चों, क्या होता है, परिचित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि लेखक नलिन लोचन शर्मा का माता का नाम क्या था। तो इनके माता जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो रत्नावती शर्मा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, तो पटना में हुआ था। साथ में इसे भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी प्रश्न ये कराए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है ना बच्चों, आपको तो पता होगा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और ये पाठ किस भाषण का अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, उसी का अंश है। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है प्यारे बच्चों, ये ना पूछा गया है। तो कौन जीतता है प्यारे बच्चों, तो आपको तो पता होगा महल वाले जीत जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी, आपको ये बताना है कि रश्क रश्क शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये रश्क शब्द का जो अर्थ होता है ना बच्चों, क्या होता है, ईर्ष्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी, ये जो 20वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था प्यारे बच्चों, तो आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए, लट्टू नचा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संपूर्ण विद्यार्थी, आपको ये बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया प्यारे बच्चों ना। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो प्रकाशित किया था ना प्यारे बच्चों, किसने किया था, तो आपको पता नहीं तो याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर जी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ना। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने कालिदास की मतलब किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखिएगा तो मेघदूत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते देखिएगा ध्यान से।
आइए देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा, तो नगर शैली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। इसे इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है ना फिर जो कब हुआ था, ये ना पूछा गया है। तो मैक्स मुलर जी का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, हम आपको पहले बताए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो क्लास को आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए और लास्ट में आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें से आपको कितना परसेंट आंसर याद था। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 1907 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। और ये हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी है, इनके प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है ना, ये ना पूछा गया है। तो पैरोचो इनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो 26 का देख सकते हैं पैरोचो, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ परमार शासक भोज, जो कि सी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम ना पूछा गया है। तो इनके रचयिता का नाम क्या है पर बच्चों, वात्स्यायन आज्ञे है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि सिख थक का अर्थ क्या होता है ना। सिख थक का अर्थ ये पूछा गया है। तो सिख थक का जो अर्थ होता है ना पर जो का चीज होता है, मोम होता है। यानी कि यहाँ पे प्यारे बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो संपूर्ण विद्यार्थी देखिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या कह रहा है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नहीं ना पूछा गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे बच्चों। तो आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, जो कि बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ देखा जाए 31 नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार का है, उसी प्रकार झड़ जाएगा, उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ये किस पार्ट की उक्ति है ना पूछा गया है। तो ये जो है ना बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते पार्ट से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। यानी कि इनमें से कौन सा कहानी नलिन विलोचन शर्मा जी लिखा है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया विष के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विष के दांत जो कहानी है ना, इनके मुख्य पात्र कौन है, इनके नायक कौन है प्यारे बच्चों, तो मदन है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए प्यारे बाबू, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर पूछा गया है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको ये बताना है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे ना। मतलब कालिदास ने क्या कहा था, ठीक है। तो पर बच्चों सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, आपको बताना है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द का अंकित है ना। रामसिंह शब्द का क्या है बच्चों, अंकित है। तो अगर बात किया जाए तो अकबर बादशाह अकबर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बच्चों ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा था बच्चों। तो ये मदन जो है गिरधर का बेटा था ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू संपूर्ण विद्यार्थी देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है ना पूछा गया है। तो क्या इसका नाम था बच्चों, तो देव नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
तो आपको ये बताना है बच्चों, तो जैनों का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर बच्चों ये स्थान जो है ना बच्चों, ये स्थान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, बताइए। तो ये भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत लिपि की कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अगर याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इनके लेखक का अथी है मतलब गुणाकर मूले जी ना, क्यों नहीं प्यारे बच्चों, गुणाकर मूले। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थियों को बताना है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, प्यारे बच्चों बताइए। यानी कि जो हाथ से लिखावट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हस्तलिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी प्यारे बच्चों, तो सेन साहब की पांचों लड़कियां ना समझ थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो संपूर्ण विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कीजिए कि 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट आंसर याद था। इसका जवाब अब हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। पर जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पैरोच्चो, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते रहते हैं। थैंक यू पैरोच्चो वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए।